हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम इन सभी एग्ज़ाम्स के बारे में डिस्कस करेंगे जिनके आपने फॉर्म फिलअप किए होंगे। तीनों या फिर तीनों में से किसी एक का आपने फॉर्म ज़रूर फिल किया हुआ होगा। इस के बारे में यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, हम देखेंगे एग्ज़ाम कब तक होगा और स्ट्रैटेजी क्या बनाए हम एग्ज़ाम तक ताकि हमारा एग्ज़ाम क्लियर हो जाए। साथ में कट ऑफ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, और बाद में मैं आपको बताऊंगा सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजी कैसे बनाए। ठीक है, किस तरीके से हम अपने सब्जेक्ट को पढ़े ताकि हम अच्छा स्कोर कर सके एग्ज़ाम में। ठीक है, और इसके अलावा आपने और भी फॉर्म फिलअप किए हुए होंगे जैसे CHSL वगैरह का, या जो भी आपने एग्ज़ाम के लिए फॉर्म फिलअप कर रखा है, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। ठीक है, तो इस वीडियो को आप पूरा ध्यान से देखें और कुछ अच्छा ही इसमें आपको सीखने को मिलेगा। ठीक है, 5 से 10 मिनट की वीडियो है, आराम से देखिए। सबसे पहले हम बात करते हैं एग्ज़ाम डेट के बारे में कि एग्ज़ाम हमारा कब तक होगा। ठीक है, स्टेनो या फिर DSSB या फिर NTA, इनमें से जो एग्ज़ाम है, इनके एग्ज़ाम है वो कब तक हमारे हो जाएंगे, एग्ज़ाम कब होंगे। तो सबसे पहली बात यह है कि जो अभी सिचुएशन चल रही है कोविड की, वो बहुत ज़्यादा ख़राब जो है चल रही है। तो इस कंडीशन में आपके एग्ज़ाम नहीं होंगे, कभी नहीं होंगे। ठीक है, अभी आप जानते हैं CHSL का एग्ज़ाम कैंसिल हो गया और अभी जो है स्थिति ठीक की तरफ नहीं है, मतलब अभी बिगड़ती जा रही है। तो जब तक ये कंडीशन आप ठीक नहीं होती, ये सिचुएशन आपकी जो कोविड की सिचुएशन है ये ठीक नहीं होती है, तब तक कोई भी एग्ज़ाम आपका नहीं होने वाला है। ठीक है, तो तब तक आपका एग्ज़ाम नहीं होगा। ठीक है, दूसरी बात यह है कि जैसे हम मानते हैं स्टेनोग्राफर की बात करें, SSC स्टेनोग्राफर, तो इसके एग्ज़ाम होने से पहले आपके CHSL के एग्ज़ाम में जो रुके हुए हैं पोस्टपोन हो गए, और जो आपके बंगाल वाले थे दोनों एक साथ होंगे अब। ठीक है, वहाँ का भी जो इलेक्शन है वो ख़त्म हो जाएगा, तो दोनों एक साथ होंगे। लगभग 20 दिन ये एग्ज़ाम चलेंगे। जब से भी एग्ज़ाम स्टार्ट होंगे आपके, जब भी ये सिचुएशन जो है कंट्रोल हो जाएगी तो एग्ज़ाम शुरू होंगे। तो सबसे पहले SSC CHSL के एग्ज़ाम कराएगी, फिर आपके जो है NTPC के एग्ज़ाम रुके हुए 7th फेज के, क्योंकि जो दोनों का जो कॉन्ट्रैक्ट लिया हुआ है एग्ज़ाम कराने का वो TCS ने लिया हुआ है। ठीक है, तो फिर वो NTPC के एग्ज़ाम कराएगी। ठीक है, तो यहाँ पर अभी मैं आपको बताऊंगा कि कम से कम आपके पास कितना समय है। ठीक है, तो इस वीडियो को आप पूरा ध्यान से देखना है, सारी चीज़ें इसमें क्लियर हो जाएगी। तो ये पॉइंट आया, 2 पॉइंट मैंने आपको बताए। ओके, DSSB की बात करें तो जब एग्ज़ाम शुरू होंगे, ये भी अपने जो पिछले एग्ज़ाम्स रुके हुए हैं, ठीक है, जिनकी डेट्स वगैरह दे दी थी, तो सबसे पहले वे एग्ज़ाम होंगे। फिर उसके बाद जो 2021 की जो वैकेंसी है उनके लिए एग्ज़ाम लिए जाएंगे। NTA की बात करें तो इसमें डायरेक्ट ये 2021 वाले ही एग्ज़ाम आपके होंगे। अब सबसे पहले बात आती है कि ये जो सिचुएशन है इसका अभी देखो कुछ नहीं कह सकते कि कब तक कंट्रोल होगी। ठीक है, लेकिन कम से कम अगर मैं मान के चलता हूं तो अभी आपके पास 2.5 से 3 महीने आपके पास बहुत इजीली तरीके से आपको मिल जाएंगे कि कम से कम इतना टाइम आपके पास है। ठीक है, कम से कम आपके पास इतना समय है तैयारी करने के लिए, चाहे वो SSC स्टेनो की बात करो, चाहे वो DSSB की बात करो, चाहे वो NTA के तो अभी फॉर्म ऑनलाइन हो रहे हैं। ठीक है, तो अगर आपने नहीं किया किसी ने तो आप इसको ऑनलाइन कर सकते हो। इसमें स्टेनोग्राफर की पोस्ट है, जूनियर असिस्टेंट वगैरह की पोस्ट है, आप इसको भर सकते हो अगर आपने अभी तक ये फिल नहीं किया है तो। ठीक है, तो मैंने क्या बोला कि कम से कम 2.5 से 3 महीने का समय आपके पास है। और ये मैं इतना टाइम इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हमें किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए अगर आपने पहले से पढ़ रखा है तो ये लास्ट के 3 महीने चाहिए होते हैं। इसमें डिसाइड होता है कि आप एग्ज़ाम निकालोगे या नहीं निकालोगे। ठीक है, तो ये 2.5 से 3 महीने अगर आज से ही आपने पूरा टाइम अपनी पूरी स्टडी पूरा जो एनर्जी है वो स्टडी में लगा दी तो कोई आपको एग्ज़ाम निकालने से नहीं रोक पाएगा।
चाहे वो एसएससी स्टेनो हो, चाहे DSSB का कोई सा भी एग्ज़ाम हो, या फिर NT का, जो भी आपने एग्ज़ाम फॉर्म फिलअप किया हुआ है, आपको कोई नहीं रोकेगा एग्ज़ाम को क्लियर करने से, अगर आज से आपने अपनी जो है स्टडी को अच्छे से करना शुरू कर दिया तो। और आप सब जानते हैं क्या सिचुएशन चल रही है, बाहर जाने से बच्चे अपना घर में ही अच्छे से बैठ करके पढ़े, ऑनलाइन स्टडी करें, सारी सुविधाएं हैं पढ़ने की, कोई ऐसी बात नहीं है, ठीक है, अपनी बुक से पढ़े, कहीं से भी पढ़े। ओके, अब बात करते हैं, तो मैंने क्या बताया कि कम से कम अभी आपके पास 3 मंथ तो इजीली आपको मिल जाएंगे, ठीक है, क्योंकि सिचुएशन पहले ठीक होगी, फिर उसके बाद इससे जो पहले वाले एग्जाम्स है जैसे CHSL वगैरह के वो होंगे, DSSB के आपके पहले वाले एग्जाम होंगे, तब जा करके ये एग्ज़ाम आपके होंगे। ओके, तो ये तो रही आपकी एग्ज़ाम डेट की बात। ओके, मतलब इतना टाइम समय है आपके पास कि आप अच्छे से प्रिपरेशन को कर सको, पहली बात ये होगी। दूसरी बात आती है आपकी स्ट्रैटेजी के बारे में, कि आप अपनी स्ट्रैटेजी क्या बनाएं, ठीक है, तो ये चीज़ें आती है। मैंने भी बताया कि 3 मंथ आपके सफिशिएंट होते हैं किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए, लेकिन आपको उस एग्ज़ाम को क्रैक करने की मतलब आप पूरा फोकस आपको उसी एग्ज़ाम पे करना चाहिए, मतलब स्टडी पे करना चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि आप एक ही एग्ज़ाम को टारगेट बनाओ, नहीं, आप अपने सब्जेक्ट को टारगेट बना करके पढ़ो कि 3 महीने में मुझे अपने सब्जेक्ट को ऐसे कर लेना है, इतना स्ट्रॉन्ग कर लेना है कि कहीं से भी सवाल पूछ ले, जैसे रीजनिंग है, ठीक है, तो रीजनिंग में आपको मतलब किसी भी तरह का सवाल क्वेश्चन आ जाए, इतनी प्रैक्टिस कर लेनी है कि लगभग 50, अगर 50 क्वेश्चन आ रहे हैं तो 50 में से 45 to 47 आपके आ जाए। और रीजनिंग में ये ज़्यादा टफ नहीं होता स्कोर, इतना स्कोर लाना, 50 में से इतना स्कोर लाना इतना टफ नहीं होता, केवल और केवल प्रैक्टिस पर डिपेंड करता है। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपका स्कोर बढ़ेगा रीजनिंग में। जब मैं सब्जेक्ट वाइज आपको बताऊंगा वो अगली वीडियो में बताऊंगा, ठीक है, रीजनिंग को कैसे पढ़ना है, मैथ को कैसे पढ़ना है, इंग्लिश को कैसे पढ़ना है, क्योंकि मैं पढ़ के मैं जॉब कर रहा हूँ, ठीक है, 2 साल हो गए मुझे जॉब करे हुए, और 2 साल की स्टडी में ही खुद से मतलब सेल्फ स्टडी करके ही मैंने जॉब ले ली है, ठीक है, तो उस हिसाब से मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से आपको प्रिपरेशन करनी है आपकी सब्जेक्ट वाइज। ओके, अभी मैं फिलहाल ये बोल रहा हूँ कि आपको टारगेट बना लेना है 3 महीने के हिसाब से, और 3 महीने में आपके अलग अलग जितने भी सब्जेक्ट है वो इजीली हो जाएंगे। ओके, अगर आपने पहले से पढ़ा हुआ है तो, अगर आप नए हो बिल्कुल, मतलब अभी आपने शुरू किया है, तो आप 3 महीने का टारगेट नहीं बनाओ, फिर आप अपने जो सब्जेक्ट है उसको टारगेट बनाओ, चाहे वो 4 महीने में हो या चाहे फिर वो 5 महीने में, ठीक है, अच्छे से पढ़ो, आराम से पढ़ो। लेकिन जिन्होंने पहले कई बार पढ़ रखा है, जो केवल अब प्रैक्टिस कर रहे हैं, मतलब केवल अब मतलब जिन्होंने कोर्स कंप्लीट कर रखा है, तो वो 3 महीने का टारगेट बनाए, उसको बना करके अच्छे से पढ़े। ओके, तो रीजनिंग हो, चाहे वो GS हो, है ना, चाहे इंग्लिश हो, मतलब इस तरीके से आप अपना टारगेट बनाओ और पढ़ना स्टार्ट कर दो। और बाकी स्ट्रैटेजी मैं अगली वीडियो में बताऊंगा सब्जेक्ट वाइज। ओके, कट ऑफ की बात करें तो जैसे कट ऑफ की अगर मैं बात करूं स्टेनोग्राफर की, तो काफ़ी ज़्यादा कट ऑफ जो है इस बार, मतलब हर बार अब जो है कट ऑफ बढ़ रही है, तो कट ऑफ को आप हल्के में मत लेना कि कम जाएगी या फिर मतलब थोड़ा बहुत पढ़ने से आपका काम हो जाएगा। आपको मेहनत करके पढ़ना पड़ेगा। अगर जॉब चाहिए तो, जॉब लेनी है तो भाई मेहनत करनी पड़ेगी। बाकी पढ़ तो सब रहे हैं, लेकिन आप सब जानते हैं, ये कड़वा सच है कि सब पढ़ते हैं लेकिन सबकी जॉब नहीं लगती है। जॉब उसी की लगती है जो सबसे ज़्यादा पढ़ता है, ठीक है, और अपनी स्टडी को प्लान करके एक स्ट्रैटेजी बना करके जो स्टडी करता है, जॉब उसकी लगती है, ठीक है। सबसे आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर उठा करके देखो किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। अलग अलग एग्जाम्स में देखो, किसी भी टॉपिक को पढ़ रहे हो तो आप क्वेश्चंस बनाओ कि किस तरीके से क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए हैं एग्जाम्स में, ठीक है। इसके लिए आप प्रीवियस ईयर की बुक कोई सी भी परचेज कर सकते हो, तो इजीली आपको मार्केट में मिल जाएगी, ठीक है। तो कट ऑफ की अगर मैं बात करूँ तो कट ऑफ जो है आपकी सीधी सी बात है, एग्ज़ाम पर डिपेंड करती है, एग्ज़ाम के लेवल पर डिपेंड करती है आपकी कट ऑफ। अगर एग्ज़ाम
टफ है तो कट ऑफ नॉर्मल जाएगी, और एग्ज़ाम अगर इजी है तो कट ऑफ जो है आपकी हाई जाएगी। तो कट ऑफ की आप टेंशन बिल्कुल ना ले, कट ऑफ की टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी, केवल और केवल अपने सब्जेक्ट पर, अपने सिलेबस पर आपको फोकस करना है। ठीक है, अच्छे से फोकस करके पढ़िए और कट ऑफ की टेंशन नहीं लेनी कि कट ऑफ कितनी जाएगी। आप अपने सब्जेक्ट में बेस्ट देने की कोशिश करें कि किसी भी सब्जेक्ट में आप 80 से 90% मार्क्स लेकर के आए। ठीक है, हर सब्जेक्ट में इतना आप करें, अच्छे से पढ़ें। और जैसे कि आप जानते हैं स्टेनोग्राफर में आपके 3 सब्जेक्ट आते हैं, रीजनिंग, इंग्लिश और आपका जीएस। तो ये तीनों कॉमन सब्जेक्ट है, सभी में आएंगे। DSSB में आपके हिंदी और ऐड हो जाती है आपकी, और मैथ। ठीक है, तो हिंदी और मैथ और ऐड हो जाएगा इंग्लिश के साथ साथ। और NTA में अगर बात करें तो इसमें हिंदी और इंग्लिश में से आपकी चॉइस है, या आप ये करें या फिर ये करें, मतलब दोनों में से एक सब्जेक्ट आपको चूज करना है NTA में। ये सब आपको बातें पता होगी, और अगली वीडियो में आपको मैं एक एक सब्जेक्ट वाइज आपको स्ट्रैटेजी बताऊंगा, और उसमें हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। ठीक है, इस वीडियो में मुझे इतना ही बताना था कि अगर आप अभी भी लापरवाही दिखा रहे हैं तो बिल्कुल सतर्क हो जाइए, अगर आपको जॉब लेनी है तो। ठीक है, अपनी स्ट्रैटेजी बनाओ, स्ट्रैटेजी आप अपनी बनाओ अच्छे से, और अपनी स्टडी को रेडी रखो। ओके, तो यही बात इसमें बतानी थी मुझे, और अगली वीडियो ज़रूर देखना आप। स्ट्रैटेजी मैं लेकर के आऊँगा सब्जेक्ट वाइज। ठीक है, एक सब्जेक्ट के ऊपर, मतलब सारे सब्जेक्ट के ऊपर वीडियो बनाऊँगा अलग अलग करके, एक एक करके आराम से एक एक टॉपिक वाइज चीज़ें बताऊँगा उसमें अच्छे से डिटेल में, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए और आप अच्छे से अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखो। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।